एक ऐसी जंग जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जी हाँ, अमेरिका ने छठे दिन भी लगातार ईरान पर हमला बरकरार रखा है, उसको तबाह कर देना चाहता है। ये एक अजीब सा मजाक हो रहा है ईरान के साथ, वेस्ट एशिया के साथ, पूरी दुनिया के साथ। पहली बार ऐसा लगता है कि अमेरिका खुद कबूल कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि इजराइल ऐसे कैंपेन्स को, इस तरह की साजिशों को फंड कर रहा है जिससे ईरान और अमेरिका के बीच जो ये पीस की बातचीत हो रही है वो तबाह हो जाए। वो ये चाहता है कि जो जंग है वो कभी खत्म ना हो। इजराइल ने तुरंत ही, आप समझिए कि 9 जुलाई के आसपास, 10 जुलाई से ये खबरें फैलाना शुरू कर दी थी कि ईरान अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप को असैसिनेट कर सकता है। ईरान असैसिनेट करेगा ट्रंप को जब इजराइल कहता है, तो उसका मतलब ये होता है कि इजराइल कर सकता है। वाकई मोसाद इज केपेबल ऑफ असैसिनेटिंग एनीवन एनीवे। हर तरह से ये कोशिश की जा रही है कि इस बार गल्फ देशों को ईरान के खिलाफ लड़ा दिया जाए। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक ऐसी जंग जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जी हां, अमेरिका ने छठे दिन भी लगातार ईरान पर हमला बरकरार रखा है। उसका कहना है तथा कथित रूप से जो उसकी सैनिक मिलिट्री पावर है, जो उसकी योग्यता है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको तबाह कर देना चाहता है। और एक तरफ बातचीत भी चल रही है। ये एक अजीब सा मजाक हो रहा है ईरान के साथ, वेस्ट एशिया के साथ, पूरी दुनिया के साथ। मैं इतना कहना चाहती हूँ। इस वक्त मैं आपको, इससे पहले कि और अपडेट्स दूँ, इस वक्त अमरीश मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरीश मिश्रा और हम दोनों ईरान गए थे, वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई ईरान के एयरपोर्ट पर। वो भी उन्होंने तमाम जायज़ा लिया हालात का और ज़मीन से ये देखने की कोशिश की कि फ़िलहाल जो जंग है उसका ईरान पर क्या असर पड़ रहा है, ईरान के अंदर इसको लेकर क्या सोच है। इन तमाम मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगी। अमरीश जी, इसके अलावा दर्शकों को थोड़ा अपडेट्स में देना चाहती हूँ कि जो यूएस का सेंट्रल कमांड है, उसका ये कहना है कि ईरानियन जो, यानी उसने खुद जो ब्लॉकेड लगाया हुआ है, उससे जो जहाज़ है उनको वो हटा रहा है। ईरान की मीडिया ये कह रही है कि अब बाकायदा जो उनके शहरी इलाके हैं, आबादी वाले इलाके हैं, वहाँ पर भी हमला हो रहा है। दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि जो एक कैंसर का अस्पताल है, वहाँ से भी लोगों को सिर्फ कुछ घंटे पहले, यानी 2 घंटे पहले निकालना पड़ा। वहाँ पर कैंसर के मरीज दाखिल थे जहाँ पर ये हमला करने की खबर आई। तो ब्रिज जो है बंदर खमीर रीजन में, वहाँ पर उस पर हमला किया गया है। इसके अलावा जो सदर्न ईरान में है, 10 जो हैं कैशम आइलैंड पे किया गया, कैशम आइलैंड पे किया गया है। और इसके अलावा बुशहर, आप जो जानते हैं, उनका जो न्यूक्लियर जहाँ पर ठिकाना है, न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पर भी और अहवाज़ पर भी। इसके अलावा एक दिलचस्प बात जो इसमें चर्चा में मैं यहाँ पे लाना चाहती हूँ, इन तमाम अपडेट्स के अलावा, वो ये कि ईरान के, अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उन्होंने बड़ी ही एक ऐसी बात कही है जिसको हम अब तक कहते रहे और पहली बार ऐसा लगता है कि अमेरिका खुद कबूल कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि इजराइल ऐसे कैंपेन्स को, इस तरह की साजिशों को फंड कर रहा है जिससे ईरान और अमेरिका के बीच जो ये पीस की बातचीत हो रही है वो तबाह हो जाए। वो ये चाहता है कि जो जंग है वो कभी ख़त्म ना हो। ऐसा लगता है कि ये कोई एक ऐसा राज है जो अफशां हो गया है। इससे पहले किसी को पता नहीं था, हमें पता था, ईरान को पता था, पूरे उस खित्ते को पता है, तमाम यूएस कमेंटेटर्स को पता है, तमाम सिक्योरिटी के जानकारों को पता है कि इजराइल आखिर चाहता क्या है। सिर्फ अमेरिका को नहीं पता था। सबसे पहले अमरीश जी, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये जो लगातार हमले जारी हैं, हमने ये भी देखा, आप और हम दोनों जब वहाँ मौजूद थे ईरान पर, कि जनाजे तक को नहीं बख्शा गया उस शहर में जहाँ आखिरी बार मिट्टी डाली जानी थी। जो अयतुल्ला अली खामनेई हैं, उनकी आखिर उनका जो होना था, दफन होना था, उनको उस शहर पे, मशहद पे भी हमला किया गया ठीक उससे कुछ घंटे पहले, जबकि ये आखिरी काम होना था। तो ये फिलहाल जो ईरान में हो रहा है और जो ये हमले हो रहे हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले आरफा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे बुलाया, और आपके दर्शकों का भी मैं एहतराम करना चाहता हूँ। यहाँ देखिए क्या है, पूरी जो सिचुएशन है वो इस समय एक बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच रही है। और ये जो फेज है, ये जो पोस्ट फ्यूनरल जो एक जंग एकदम से गर्म हुई, इसके पीछे देखिए सीधे तौर पे इजराइल का हाथ है। क्योंकि इजराइल ने तुरंत ही, आप समझिए कि 9 जुलाई के आसपास, 10 जुलाई से ये खबरें फैलाना शुरू कर दी थी कि ईरान अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप को असैसिनेट कर सकता है। और जिस तरह से
ईरान में उस समय पूरा एक फ्यूनरल चल रहा था और उसमें जो जनता सड़क पे थी, आप तो वहां थी, हमने भी देखा, बहुत सारे नारे लग रहे थे और उन सारे नारों में आप देखिए तो एक भावना व्यक्त हो रही थी कि ईरान के साथ जो अन्याय हुआ है, ईरान के सुप्रीम लीडर का जो असैसिनेशन हुआ है, उसका बदला लेना चाहिए, डेथ टू अमेरिका जैसे नारे भी लग रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनली अटैक भी किया जा रहा था। लेकिन आमतौर पे ये सारी बातें अमेरिका इसी तरह से लेता है कि ये एक नॉर्मल जो एक पॉलिटिकल रेटरिक ईरान में है, वो है और उसको हम एक लेवल के बियॉन्ड उसको हम कोई ऐसे थ्रेट के रूप में ना देखें। लेकिन इस बार इजराइल ने ये फैला के कि वाकई ईरान असैसिनेट करने जा रहा है ट्रंप को, और लिंडसे ग्राहम की जो डेथ हुई अचानक, 71 साल के जो एंटी ईरान बहुत ही मुखर और मतलब जो एक नफरत गाजा के प्रति, गाजा में उन्होंने जेनोसाइडल स्टेटमेंट दिए थे, उसके साथ साथ लेबनान में, और उसके बाद ईरान के खिलाफ उनकी जो अचानक डेथ हुई और उसका अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं आया, बल्कि उनका उनका फ्यूनरल होने वाला था, उस फ्यूनरल में नेतन्याहू जाने वाले थे, लेकिन वो टल गया। बड़ी अजीब सी बात है, और वो टल गया है इस महीने के अंत तक। नेतन्याहू का अमेरिका जाना भी टल गया है इस महीने के अंत तक। तो लिंडसे ग्राहम की डेथ के बाद मेरे ख्याल से ट्रंप को थोड़ा सा ये लगा कि वाकई क्या ये सच हो सकता है, क्योंकि देखिए ईरान असैसिनेट करेगा ट्रंप को जब इजराइल कहता है, तो उसका मतलब ये होता है कि इजराइल कर सकता है। और इस बारे में आपको बता दें कि मोसाद की जो कैपेबिलिटी है, हर देश देखिए एक खास एक एरिया में अपना उसका एक्सपर्टीज होता है। ईरान का एक्सपर्टीज जैसे मिसाइल वॉरफेयर में है, इजराइल का एक्सपर्टीज असैसिनेशन। वाकई मोसाद इज केपेबल ऑफ असैसिनेटिंग एनीवन एनीवे इस समय। तो इसलिए ट्रंप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ब्लैकमेल में आए वो बेंजामिन नेतन्याहू के। और उसके बाद ट्रंप ने फिर एमओयू वगैरह खत्म होने की बात कही। उधर ईरान के पार्लियामेंट ने भी एक सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि हम कब तक इस तरह से बातचीत करते रहेंगे जिसका कोई नतीजा नहीं है, और एक ऐसे एडवर्सरी से जो अपने रोज बयान बदलता है। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से एमओयू के खत्म होने का ऐलान किया, और यहां तक ईरान की पार्लियामेंट ने कह दिया अपनी सरकार, ईरान की सरकार को, कि अब आगे से इनकलाबी रवैया अपनाओ, रेवोल्यूशनरी लाइन अपनाओ। और इसके साथ साथ जो मुश्तबा खामनेई ने जो एक गाइडलाइन सेट की है कि जो रेड लाइंस हैं, जो लाल रेखाएं ईरान की हैं, वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो जंग हो रही है, देखिए इसमें ईरान की जो तैयारी, ये तो सामने आ रही है बात कि अमेरिका स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन इसमें दो पहलू। अभी अमेरिका साउथ ईरान में स्ट्राइक कर रहा है, उसके आगे अभी थोड़ा बहुत मैंने देखा तो खुर्रमाबाद जैसे शहरों पे, वो जो वेस्ट ईरान में है, एक दो स्ट्राइक्स हुई हैं। लेकिन अभी साउथ ईरान में अभी मामला केंद्रित है बंदर अब्बास, अहवाज, जहां पर जो कैंसर हॉस्पिटल पे जो स्ट्राइक हुई, एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे भी अहवाज में स्ट्राइक हुई, ये सब साउथ ईरान के इलाके। अभी अमेरिका तेहरान की तरफ नहीं बढ़ा, तो वो एक इंतजार है, वो कल बढ़ जाएगा लेकिन ईरान ने इस बीच जो किया, जी मैं आती हूँ ईरान पे, खबर ये आ रही है लेकिन दर्शकों को कि ये बताना वहां जरूर। का जी हाँ, जी मैं आती हूँ इसके ऊपर। मैं दर्शकों को मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा लगता है सुनने में, जिस तरह से अमरीश जी कह रहे हैं कि सब कुछ ये कंस्पिरेसी थियरी है, लेकिन इस जंग में चूंकि इस तरह की चीजें हो रही हैं कि कुछ भी जो है जिसे कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। अभी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, दुनिया का सबसे ताकतवर इकोनॉमी, और जाहिर है अपने आप में ये एक तरह से बिल्कुल मैं कहूँगी खाम ख्याली होगी कि कोई उन तक पहुंच सकता है। लेकिन जो कंस्पिरेसी थियरीज हैं वो कितना सच साबित होती हैं, और खासकर जब आप ये कह रहे हैं कि इजराइल की ये कोशिश हो सकती है कि वो ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर इस जंग को और आगे बढ़ा दे और खुद ऐसा करने की कोशिश करे। मैंने वही कहा, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो अब जो हमने अभी तक तो हमले ये सुने हैं कि ईरान के अलग अलग शहरों पर हमले हो रहे हैं। आप ही कह रहे हैं कि सदर्न ईरान तक ही लिमिटेड इसको रखा गया है, अभी तेहरान को नहीं रखा। हालांकि शुरुआत में देखिए अमरीश जी, तो तेहरान पे हमला हुआ, आप पर हमने देखा वहाँ गांधी जो हॉस्पिटल है उस पर हुआ, वहाँ की यूनिवर्सिटी पर हुआ, एक मेजर ब्रिज पे हुआ जो गोल्डन ब्रिज की तरह माना जाता है कैलिफोर्निया का। लेकिन इस वक्त जो है थोड़ा आउटस्कर्ट्स, थोड़ा अंदरूनी जो इलाके हैं वहां पर हमला हो रहा है। क्या स्ट्रेटेजी देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए अभी फिलहाल अमेरिका टेस्ट कर रहा है कि ईरान का रिस्पॉन्स, अब ईरान का जो रिस्पॉन्स है उसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। ईरान ने पिछले 2-3 दिनों में
जो जीसीसी कंट्रीज जहां पर अमेरिकन बेसेस है वहां वहां जो स्ट्राइक किया है उसके बारे में देखिए, दो उसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कल और आज हुई, यानी 16-17 जुलाई। एक तो जो किंग फहाद ब्रिज, उस पे जो खबरें आ रही हैं जो बहराइन और सऊदी अरेबिया को जोड़ता है, किंग फहाद ब्रिज पे स्ट्राइक हुई है। और ये उसके बाद हुई जब ईरान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो बंदर खमीर की आप बात कर रही है, वहां ब्रिज है, और ब्रिज पे जब स्ट्राइक की अ, अमेरिका ने, उसके बाद ईरान ने किंग फहाद ब्रिज पे स्ट्राइक की। दूसरी बात, जो कुवैत से जो क्योंकि ज्यादातर अटैक्स जो ईरान पे हो रहे हैं वो कुवैत की जो अमेरिकन हिमार मिसाइल से, HIMAR हिमार मिसाइल से स्ट्राइक हुई है, तो उस हिमार मिसाइल फैसिलिटी पे भी ईरान ने मार दिया है। तीसरी बड़ी बात जो ओमान में हुई है, ओमान के दुख्म इलाके में 3-4 दिन पहले जो ईरान ने स्ट्राइक की थी, जिसमें एक फ्यूल डिपो वहां अमेरिका का है, वहां तो स्ट्राइक की थी, लेकिन उसके बगल में एक होटल है, उस होटल में अमेरिकन डिप्लोमेट्स ठहरते हैं, और उसमें एक डिप्लोमेट ठहरा हुआ था जो इस चीज में शामिल था कि इस MOU को खत्म किया जाए, और ईरान के बरखिलाफ ओमान के माध्यम से एक अलग स्टेट ऑफ हुर्मुज का रूट जो पूरा बना दिया गया था, जिससे ईरान नाराज हुआ, और ईरान ने कमर्शियल शिप पे हमला किया, और उसके बाद फिर बात आगे बढ़ती चली गई। तो दुख में जो होटल में मारा, उसमें देखिए बाकायदा ये बात प्रूव हो गई है कि वहां पर ईरान ने मारा है, और संभवतः अमेरिका के एक बड़े कोई डिप्लोमेट उसका असैसिनेशन हुआ है। ये वो मार्को रूबियो का आदमी था, क्योंकि मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यही गए हुए थे गल्फ, और इन्होंने ही ये ओमान वाला खेल किया है, ओमान वर्सेस ईरान करने। तो ये जो देखिए, अच्छा उसके बाद जो मल्टी फ्रंट एक पूरा मामला हो रहा है, जिसमें यमन और सऊदी अरेबिया के बीच जंग कराई जा रही है, और ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सीरिया और लेबनान में जंग हो जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अल शरा जो लेबनान का, जो एक तरह से मैं उसको मानता हूं कि इसराइल और अमेरिका ने ही बैठाया है वहां पर असद को हटा के, उस वो जाके लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़। और ये अभी ट्रंप ये 5वीं बार कह चुके हैं, कल फिर उन्होंने कहा। लेकिन अल शरा जो सीरिया के जो नए प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अभी फिलहाल इनकार कर दिया है कि हम ऐसी किसी भी मिस एडवेंचर में नहीं जाएंगे, और इसराइल खुद सीरिया के अंदर घुसा हुआ है, वो भी एक बड़ी बात है। तो ये देखिए एक मल्टी फ्रंट वॉर भी हो रही है धीरे धीरे। मुझे ये लग रहा है कि बड़ी जंग हो रही है, रीजनल वॉर जो पिछली बार कही गई थी 40 दिन की जब जंग हुई थी, तो मैं वो वाकई अब रीजनल वॉर जी होने हाँ, जा मैं रही है, आती हूँ मल्टी रीजनल फ्रंट। वॉर पर। और आप तो सिर्फ यहाँ पे इजिप्ट का और सीरिया का जिक्र कर रहे हैं। आप देखिए कि सऊदी अरब और जो ईरान हैं वो आमने सामने हैं। हूतीज के जरिए आप देखिए किस तरह से उनके बीच भी यानी प्रॉक्सी वॉर लगातार हो रही है, जिसमें पाकिस्तान भी पूरे तरीके से फंसा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी बहुत मुश्किल है कि ईरान का साथ दे या सऊदी अरब के साथ बाकायदा उसकी डिफेंस डील है, सऊदी अरब का साथ दे। एक तो महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरी, अभी देखिए सुबह सुबह कुवैत से खबर आ गई है, मैं कुछ लोगों से वहाँ बातचीत कर रही थी कुवैत में, वो ये कह रहे थे कि जीना हराम है उनका, नौकरियों पे दाव पे लगी हुई हैं नौकरियां, क्योंकि पूरा जो तेल के अराउंड जो इकोनॉमी है वो बिल्ट है वहाँ पर, पूरा स्ट्रक्चर तेल के अराउंड है, और ज़्यादातर लोग, खासकर जो भारतीय ओरिजिन के लोग हैं, वो सब तेल की कंपनियों में काम करते हैं। अभी अभी कुवैत की खबर आ रही है, वो ये कह रहे हैं, कुवैत के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि ईरान की जो मिसाइलों और ड्रोन से अटैक हो रहा है, हम उसका जवाब देने के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। और आज ही सुबह की ये खबर है कि बहुत भारी यानी बहुत तेज़ आवाज़ में तमाम तरह से जो हैं वो हमले सुने गए हैं, और इंटरसेप्शन के ज़रिए ज़्यादातर हमलों को नाकाम कर रहा है कुवैत। लेकिन साथ साथ कुछ तो ऐसा है जो कि हमले के शिकार हो जाता है। तो इधर कुवैत, दूसरे ओमान का आप जिक्र कर रहे हैं, इजिप्ट, सीरिया, सऊदी अरब। तो अब इसमें बाकी क्या है रीजनल वॉर होने में? नहीं, बाकी ये है कि और ज्यादा अभी सीरिया, वो जो आपने इजिप्ट का नाम लिया, वो लेबनान है, सीरिया वर्सेस लेबनान ये कराना चाह रहा है ट्रंप, क्योंकि सीरिया में जो जो लेबनान में हिजबुल्लाह वो सीरियन सिविल वॉर का हिस्सा था, तो ट्रंप वो इस्तेमाल करके अब ये चाह रहे हैं कि अल शरा, सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं असद के हटने के बाद, वो अब लेबनान पे हमला करें। तो अब ये देखिए दो फॉल्ट लाइन्स क्लियर है, सऊदी अरेबिया वर्सेस यमन और सीरिया वर्सेस लेबनान, ये कराने की कोशिश है। अभी यमन सऊदी अरेबिया में तो एक्सचेंजेस हो चुके हैं फायर के, लेकिन लेबनान और सीरिया में अभी होना बाकी। और भी कुछ फॉल्ट लाइन्स ये लोग देख रहे हैं कि आपस में कितना ज्यादा गल्फ के बीच हम डिवीजन पैदा कर सके, क्योंकि ये यही चीज
जो 40 दिन की जंग के दौरान नहीं हो पाई, कि गल्फ देश थे वो उस तरह से ईरान के खिलाफ नहीं खड़े हुए जैसे ट्रंप और नेतन्याहू चाहते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें गल्फ देश भी एक दूसरे के खिलाफ किसी न किसी मुद्दे पे, बेसिकली जो वही जो गल्फ में फॉल्ट लाइन है कि जो ईरान सपोर्टेड एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वर्सेस जो बाकी जो गल्फ देश है उनको उनको पिट करना, ये पूरी कोशिश अमेरिका के द्वारा हो रही है। और इस समय आप विश्वास नहीं करेंगे किस तरीके से जो पूरा अमेरिका का पैसा इसमें लगा है, जो पूरा प्रेशर लगा है, हर तरह से ये कोशिश की जा रही है कि इस बार गल्फ देशों को ईरान के खिलाफ लड़ा दिया जाए। लेकिन इसमें सफलता मिल रही है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सऊदी अरब, देखिए कल खबर आई थी कि वो यमन के साथ मध्यस्थता चाहता है। उसके बाद अल शरा तैयार नहीं हो रहा है, उसको ट्रंप कह रहे हैं कि आई वुड लाइक अल शरा टू गो एंड बॉम्ब हिजबुल्लाह इन लेबनान, लेकिन वो हो नहीं रहा है, वो उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है, ईरान भी अपना मजबूत तरह से स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन ईरान ध्यान रख रहा है कि अमेरिकन बेसिस पे स्ट्राइक हो गल्फ में, गल्फ कंट्रीज के सिविलियंस पे कोई स्ट्राइक ना हो, ये ईरान इस बात का ध्यान रख रहा है। तो ये जो देखिए एक बहुत बड़ा एक चेस गेम भी है, इसको आप कह सकती हैं। मिलिट्री तो एक अफेयर हो ही गया है, और आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरफ ऊंट करवट लेता है। जी, लेकिन अमरीश जी, ये बात तो ईमानदारी से माननी पड़ेगी कि अब ये जंग जितनी लंबी खिंच रही है, ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान नहीं है। ईरान पूरे तरीके से तबाह नहीं हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिकली देखिए उसको नुकसान पहुंच रहा है। जो जो एनर्जी और जो रिसोर्सेज जाने चाहिए थे मुल्क की तरक्की के लिए, उसके विकास के लिए, वो सारे जंग की तरफ जा रहे हैं। ये आसान नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने वो टिका हुआ है। तो एक तरह से जो इजराइल की एक पूरी साजिश है कि इस जंग को जितना लंबा हो सके उतना खींचा जाए, ईरान को जितना खोखला कर सकें उतना किया जाए। इस मामले में तो इजराइल पूरी तरह से कामयाब हो रहा है, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। इजराइल की कोशिशें, चाहे वो अमेरिका को कंफ्यूज करना हो या फिर इस तरफ ईरान को खोखला करना हो, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कह रहे हैं इस बात को कि वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति इस बात को कह रहे हैं कि वो इजराइल ये नहीं चाहता और इजराइल जो है वो इस जंग को लंबा खींचना चाहता है, लेकिन लंबी जंग तो वो खींच रहे हैं। तो इजराइल की साजिश कामयाब हो रही है। नहीं, ये देखिए एक इसको देखने का एक और नजरिया है कि इजराइल की साजिश कामयाब हो रही है, ये तो चलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस बात को कह रहा है। बात यहाँ पर लेकिन दूसरी बात यह है कि ईरान, अभी हम लोग गए थे और हम तो देखिए वहां पर अब कुछ ऐसी बातें हैं जो हम बता नहीं सकते, लेकिन उसमें ये एक बात है कि ईरान का जो समाज, वो मुझको तैयार दिखा कि वो एक वॉर टाइम, देखिए क्या होता है, वियतनाम ने 10 साल लड़ाई लड़ी 1965 से 1975, और उस लड़ाई में उन 10 सालों में बहुत उतार चढ़ाव है। एक समय लग रहा था कि अरे वियतनाम कैसे लड़ेगा यूएस से, यूएस इतनी बड़ी ताकत, और उस समय तो इस तरह से सोशल मीडिया भी नहीं था, और उस समय ऐसा प्रोपेगेंडा भी नहीं था कि जो कमजोर ताकत है वो लड़ सके या अपनी बात पहुंचा सके। लेकिन एक लंबे समय तक युद्ध खींचा गया, वियतनाम ने अल्टीमेटली अमेरिका को ट्रैप करके हरा दिया। अब यहां पर देखिए इजराइल जो सोच रहा है कि उसको फायदा हो रहा है, वो ये एक चीज नहीं देख रहा है कि ईरान भी देखिए उसने भी अपने पॉलिटिकल कार्ड्स खेले। इन दिनों जितने दिन सीज फायर रहा, यानी एमओयू के साइनिंग के बाद 17 जून को एमओयू साइन हुआ, उसके बाद से करीब $50 बिलियन का जो व्यापार है उसको ईरान ने कर लिया, और उसने बहुत जल्दी अपना जो प्रोडक्शन है डबल करके, अपना एक्सपोर्ट डबल करके उसने किया, और एक सेफ्टी वॉल्व एक आने वाले 3, 4, 5 महीनों के लिए ईरान ने बना लिया। उसके साथ और बहुत जगह भी जो बीच में रिलैक्सेशन हुए, सैंक्शंस भी हटे कुछ दिनों के लिए, उसमें भी ईरान ने बाकी देशों के साथ मिलके, खासतौर पर रशिया और चाइना ने जो ईरान की मदद की, उसके चलते ईरान ने अपने को तैयार कर लिया है कि एक लंबी जंग हो सकती है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। लेकिन इस जंग में देखिए पॉजेज होंगे। ये जंग जो है, जब वियतनाम वॉर भी थी, वो उसमें पॉजेज होते थे, बीच बीच में बातचीत चलती थी। ये दुनिया देख चुकी है, और बहुत सारे लोग भूल भी गए क्योंकि काफी पहले वियतनाम वॉर थी, लेकिन उसको समझना चाहिए लोगों को। आज भी देखिए जो जंग हो रही है ये एक लंबी चलेगी, इसमें पॉजेज भी होंगे, लेकिन ईरान अभी देखिए वो एक आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहा है, उसके साथ साथ वो अपनी नेशनल सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा है। वियतनाम भी एक आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहा था, नेशनल सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा था, और कामयाब हुआ। तो ईरान के सामने देखिए एक मिसाल भी है, और ईरान
जो अलायंसेस बना रहा है, वो चाहता है कि दुनिया में पोलराइजेशन हो। इस सवाल पे अमेरिका, इजराइल, मिडिल ईस्ट से हटें। इस सवाल पे सबसे पहले मिडिल ईस्ट में पोलराइजेशन हो, फिर वो दुनिया में पोलराइजेशन हो। और इसकी शुरुआत अरफा जी 7 अक्टूबर 2023 को हो गई, जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने डिसाइसिव हमला किया था, जिसको हम टेट ऑफेंसिव से जोड़ते हैं। वियतनाम के 1968 में जो वियतनाम ने टेट ऑफेंसिव किया था, वियतनाम ने जंग 1975 में जीती, लेकिन शुरुआत हो गई थी 1968 में वियतनाम के जीतने की। तो उसी तरीके से 7 अक्टूबर 2023 टेट ऑफेंसिव था, और उसके बाद आप देखिए तो एक्शंस ऑफ रेजिस्टेंस लगातार मजबूत ही हुआ है ब्रॉडली। और जी, पॉलिटिकली मैं थोड़ा आपसे असहमत हूँ इस बात को लेकर। 7 अक्टूबर के हमले को शायद मैं बहुत मानवीय नहीं मानती, और खासकर जिस तरह से महिलाएं और बच्चे उसका शिकार बने। मुझे लगता है जंग के भी अपने उसूल होते हैं। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि फिलिस्तीन एक बहुत बड़ा, शायद दुनिया में सबसे जो ऑप्रेस्ड, जो सबसे प्रताड़ित, सबसे सताए हुई जो आबादी है वो फिलिस्तीन में रहती है। लेकिन हर जंग के अपने उसूल होने चाहिए, और मैं आपसे थोड़ा असहमत होंगी उस बात को लेकर। मैं बहस को थोड़ा दूसरी तरफ ले जाना चाहती हूँ। आपने अभी चीन और रूस का जिक्र किया, मैं आपको यहां लाना चाहती हूं कि अभी तक हम इस रीजनल वॉर का तो जिक्र कर रहे हैं जो वेस्ट एशिया में हो रहा है या उसके इर्द गिर्द हो रहा है, लेकिन इसमें जो दो ये मेजर प्लेयर हैं, चाइना और रशिया, इनको आप किस तरह से देख रहे हैं? इनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो आता नहीं है, ये जंग लगातार खिंचती चली जा रही है। इसमें आपकी नज़र में कितना सपोर्ट चीन और रूस की तरफ से टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, साइबर के हिसाब से, और मिलिट्री सपोर्ट भी क्या मिल रहा है? देखिए अरफा जी, ये बात तो सब लोग जानते हैं कि जो ईरान ने एमओयू के साइन होने के बाद और अभी जो फिर से नेवल ब्लॉकेड हो गया है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद कर दिया, उसके बीच जो ईरान ने भारी मात्रा में अपना तेल निकाला और काफी कमाई भी की, $50 बिलियन की बात हो रही। वो ज्यादातर तेल कहाँ गया? वो चाइना गया। तो चाइना ने देखिए इस समय इस मौके का फायदा उठा के बहुत ज्यादा एक तरह से ईरान की इकोनॉमिक मदद की। मैं बाकी चीजों पे भी आऊंगा। रशिया का आप देखिए, अब रशिया के साथ फायदा ये कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी पे अमेरिका, इजराइल का कोई कंट्रोल नहीं है, और कैस्पियन सी एक ऐसा रास्ता है जहां से सीधे ईरान, रशिया एक दूसरे के साथ न केवल तेल की एक तेल की आवाजाही हो सकती है, बल्कि और बाकी चीजें, खासतौर पे हथियारों की। कैस्पियन सी एक बहुत बड़ा एक कमजोरी है इजराइल अमेरिका की, क्योंकि उनका किसी भी तरीके की वहां पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। आसपास के जो देश हैं उनके माध्यम से भी कोई इन्फ्लुएंस वो कैस्पियन सी को नहीं कर पाता है। और पिछले दिनों देखिए क्या हुआ, जब फ्यूनरल चल रहा था उस समय कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, जैसे रशियन प्लेन्स जो कुछ उतरे, उसके साथ साथ चाइनीज भी जो मेहराबाद एयरपोर्ट पे, खासतौर पे अगर मेहराबाद एयरपोर्ट जो दूसरा एयरपोर्ट है उस पे आप जाइए, तो जैसे बेन गुरियन एयरपोर्ट पे इजराइल के वहां पर अमेरिकन प्लेन्स हैं, वैसे मेहराबाद एयरपोर्ट में चाइनीज प्लेन्स आपको दिखाई पड़ जाएंगे। कोई बहुत मतलब थोड़ा सा अगर आप और तफ्तीश करेंगे, थोड़ा और देखने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाई पड़ जाएंगे। तो ये एक लगातार एक संबंध बना हुआ है। अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। ईरान की मिसाइल्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट सोडियम परक्लोरेट है। अब सोडियम परक्लोरेट जो है ये कहां से आता है? ये चाइना से आता है, और ये चाइना ईरान को देता है। इट्स ए डुअल यूज टेक्नोलॉजी, यानी सिविलियन यूज भी उसका होता है, और सोडियम परक्लोरेट को ये अमोनिया परक्लोरेट में ट्रांसफॉर्म करके वो मिसाइल में यूज होता है। और इसको भारी मात्रा में जंग के बीच भी चाइना पहुंचाता रहा, और अभी जो एक एक पीरियड रिसेस हुआ वहां भी पहुंचाता रहा। तो इससे क्या हुआ है कि ईरान का जो मिसाइल प्रोडक्शन है उसमें कहीं भी रुकावट नहीं। और अभी जो मिसाइल्स जो खासतौर पे जो कुछ नए वीडियो ईरान ने जारी किए हैं, वो दिख रहा है कि वो मिसाइल्स बिल्कुल फ्रेशली पेंटेड, अभी ये मतलब मैन्युफैक्चर होके वो सीधे जंग के मैदान में लगा दी गई। तो इसलिए देखिए रशिया चाहे, अच्छा, और हम अभी साइबर इसकी बात, जिसको अमेरिका ने 40 दिन की जंग के दौरान रशिया को अक्यूज किया था कि रशिया इंटेलिजेंस दे रहा है और इसीलिए ईरान अमेरिकन पर्सनल्स को मार रहा है, और अमेरिका ने एक्सेप्ट किया, कम से कम 14 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए, बाकी तो औपचार 100 घायल हुए, बाकी बहुत सारे और भी कैजुअलिटीज हो सकती हैं। तो रशिया का और चाइना का जो साइबर सपोर्ट है, उसके साथ साथ जो उनका जो सीधे हथियारों के रॉ मटेरियल भेजना उसका सपोर्ट है, तेल का जो सपोर्ट है, और एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो पॉलिटिकल सपोर्ट रशिया और चाइना बीच बीच में देते हैं ईरान, अमेरिका के खिलाफ यूएनओ में खड़े हो, वो सपोर्ट है। तो इसलिए देखिए ये मेरे ख्याल से और बढ़े रशिया चाइना, और इसमें नॉर्थ कोरिया भी बहुत जल्दी
इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और बड़ा ही पेचीदा सा सवाल है ये अमरीश जी, कि चाहे वो चीन हो या रूस हो या कोई भी बड़ी ताकत हो, ईरान को कहीं ना कहीं उनकी जी हुजूरी करनी पड़ेगी। तो इस जंग का एक नतीजा ये भी है कि ठीक है, ये सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी वर्ल्ड पावर्स हैं, लेकिन ईरान की जो सॉवरेनिटी है, उसकी जो आज़ादी है, और ख़ासकर जिस खुद मुख्तारी के साथ ईरान अपने को रखता है, उसमें कहीं ना कहीं ये दो बड़े देश ऐसे ही मुफ्त में तो उसकी मदद नहीं करेंगे। एक जियो पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व है, एक स्ट्रेटजी, मिलिट्री और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इन्वॉल्व है कि अमेरिका का विरोध करने के लिए ईरान को इस्तेमाल करना रूस और चीन के जरिए। लेकिन कहीं ना कहीं इससे भी सॉवरेनिटी या इससे अपने फैसले भी तो प्रभावित होंगे। चीन और रूस की बात तो ईरान को सुननी नहीं पड़ेगी। नहीं, चीन और रूस कोई ऐसी बात ईरान के सामने रख नहीं रहे। देखिए क्या है, ये जो सारी अलायंसेस होते हैं जियो पोलिटिकल, ये सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। आज की सिचुएशन क्या है उसकी कॉन्क्रीट एनालिसिस की जाए। जनरली ये तो एक जनरल बात हो गई कि भाई रूस और चाइना का क्या इन्फ्लुएंस होगा ईरान पे और ईरान को जी हुजूरी करनी पड़ेगी, ये सब एक जनरल बात। स्पेसिफिक आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि रूस और चाइना का इंटरेस्ट है कि ईरान खड़ा रहे, अपने पैरों पे खड़ा रहे, अपनी सॉवरेनिटी को असर्ट करे। ये उनका नेशनल इंटरेस्ट है, रशिया और चाइना का। और जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट भी है, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों की फ्यूचर जो वॉर्स है, दो बड़ी होने वाली है। एक तो रशिया वर्सेस यूरोप, क्योंकि यूक्रेन में रशिया यूक्रेन से अकेले नहीं लड़ रहा है, रशिया पूरे यूरोप से लड़ रहा है। रशिया जर्मनी से लड़ रहा है, फ्रांस से लड़ रहा है, इंग्लैंड से लड़ रहा है, इटली से लड़ रहा है, सारे देश जो यूरोप के हैं। और वो कभी भी खुल के लड़ाई हो सकती है, यूरोप वर्सेस रशिया। उधर अमेरिका वर्सेस चाइना जंग लगभग उसकी तैयारियां हो रही। और इस समय साउथ चाइना सी में पूरी तरह से अमेरिका की कोशिश है कि फिलीपींस वगैरह के माध्यम से एक नया यूक्रेन चाइना के खिलाफ बनाया जाए। तो जियो पोलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, रशिया और चाइना खुद घिरे हुए, और उनको जरूरत है कि मिडिल ईस्ट में एक इंडिपेंडेंट एलाई जो अपने पैरों पे खड़ा हो, जिसको जन समर्थन हो, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको जन समर्थन हो, जो असद के पास नहीं था सीरिया में, तो जन समर्थन हो जिसको, और जो उसके साथ साथ बाकी गल्फ के देशों को प्रभावित कर सकता है, उनको समय समय पे दबा भी सकता है, उनको समय समय पे अपने साथ भी ले सकता है। ये देखिए पूरा एक बन रहा है, और इसमें साफ तौर पे बहुत सारे ऐसे देश हैं, भारत हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अभी साइडलाइन में देख रहे हैं, और इस तरह से वो कह रहे हैं कि भाई हम तो किसी एक की तरफ नहीं है। लेकिन कल उनको भी कोई ना कोई एक चॉइस करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता जा रहा है। जी, चुनने का वक्त तो आ गया है। इससे पहले कि मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि किस तरह से हो सकता है आपको खुद भी ये अंदाजा हो कि चीन खासकर, और चीन में हम देख रहे हैं चीन का जो रुतबा और उसका जो रौब, खासकर पाकिस्तान में, खासकर नेपाल में। मैंने यहाँ तक सुना कि पाकिस्तान में अगर चीनी अधिकारी जा रहे हों तो सिग्नल पे, ट्रैफिक सिग्नल पर उनकी गाड़ियां रोकी नहीं जाती हैं। उनका दबदबा ये है कि वो पाकिस्तान की किसी भी बिल्डिंग में जाकर किसी भी अधिकारी से कोई भी बात कर सकते हैं। इस तरह से ऑक्यूपाई किया हुआ है। इधर भी आप देखिए तो नेपाल में भी चीन का जो एक पूरा जलवा या उसका रुतबा, रौब, आप जिस भी तरफ हों पॉलिटिक्स के, उस हिसाब से इन शब्दों को, इन एडजेक्टिव्स को चुन सकते हैं। वहाँ भी जो उनका युवा है उसको अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और उसके हिसाब से ड्रॉ करने की एक कोशिश हो रही है। यानी पहले भारत का प्रभाव होता था, अभी वो आइडियोलॉजिकली चीन का प्रभाव है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही थी कि कोई भी चीज़, जैसे कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी, देयर इज़ नथिंग लाइक अ फ्री लंच, कुछ भी फ्री नहीं है। तो अगर पाकिस्तान में इतना रुतबा चाइना का हो गया है, इतना रौब है, तो ईरान को भी वो अपने मातहत लाने की कोशिश करेगा। और ईरान एक बड़ा देश है, वेस्ट एशिया की सबसे बड़ी पावर बन के उभर गया है। रूस के बारे में शायद ये कहना इतना मुश्किल है कि उसका कोई आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है, लेकिन चीन का तो अपना एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट भी है। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हम एक ऐसे दौर में, एक ऐसी दुनिया में हम दाखिल हो गए हैं जहाँ जंगें अंतहीन ही होंगी? आपने अभी यूक्रेन का जिक्र किया, हम तो भूल भी गए हैं कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, लेकिन जंग तो लगातार चल रही है, सामान्य स्थिति नहीं है। सरकारों को भी ये अच्छा लगने लगा है कि एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी में देश रहें, जिससे जनता हमेशा एक एज पे, किनारे पर बैठी रहे, जंग का पूरा एक माहौल रहे, राष्ट्रवाद का एक माहौल रहे, सामान्य जीवन ना हो। तो क्या अमरीश मिश्रा जी, हम एक अंतहीन जंगों के दौर में दाखिल हो चुके हैं? देखिए इसको ये कहा जाए कि अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल कल ही आया जिसमें कहा गया कि ट्रम्प हैज अगेन स्टार्टेड अ फॉरएवर वॉर। अब फॉरएवर वॉर अमेरिका में एक टर्म है, क्योंकि अमेरिका ने देखा है वियतनाम वॉर 10 साल चली, फिर इराक वॉर कितने साल चली, अफगानिस्तान 20 साल चली। तो ये तो है कि एक अंतहीन जंग का सिलसिला शुरू हो गया, और दुनिया
वो इसके दुनिया इससे रूबरू है, आने वाले दिनों में और होगी। जो देश इसकी जद में नहीं है वो इसकी जद में आएंगे, मुझे लगता है। अब यहां पर देखिए जो सबसे जो बड़ी बात है वो यही है देखने की कि जो अलायंसेस बनेंगे, जो नए जो अभी जो अलायंसेस हैं वो एक साफ है, रशिया चाइना ईरान एक तरफ, अमेरिका इजराइल नेटो एक तरफ। लेकिन जो आने वाले दिनों में अलायंसेस बनेंगे वो सबसे इंटरेस्टिंग, वो तय करेंगे। अब जहां तक जनता की बात है तो भाई सही बात है, सारे जो देश हैं वो अगर जंग की तरफ बढ़ रहे हैं किसी न किसी रूप में, और हम भी अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देख रहे हैं, बाकी जगह लैटिन अमेरिका में भी बहुत ही ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन है, हर जगह ईस्ट यूरोप सब जगह, अफ्रीका अफ्रीका में देखिए आप, हर जगह मतलब वहां तो वैसे ही सिविल वॉर चल रही है लगभग हर देश में। तो इसलिए देखिए ये जो एक बात है इसमें अब आने वाले दिनों में अलग अलग देश खुल के किसी न किसी कैंप के साथ आएंगे, या कोई तीसरा कैंप भी क्रिएट हो सकता है, मैं ऐसे ही कह रहा हूं इन फॉर आर्ग्यूमेंट से। तो इसलिए ये अब मेरे ख्याल से ये बात सही है, दुनिया को ये तैयारी करनी होगी कि एक नए फेज में हम एंटर कर रहे हैं जिसमें जंग प्रधान पहलू बन रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, तफसील से विस्तार से हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए, और साथ साथ जो मौजूदा हालात हैं ज़मीन पर उसको किस तरह से देखा जाए इसको बताने के लिए शुक्रिया आपका। थैंक यू सो